हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, हम पहुंच चुके थे बायंसी और फ्लोटेशन के चैप्टर में। इस टॉपिक पर टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडी। सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडी, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बेसिक बातें बताई कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके बाद हमने आपको बताया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। और देन हमने बात करी दोस्तों आगे जाके लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। अभी हमने सबमर्ज बॉडी की बात नहीं करी है। पिछले एपिसोड में हमने टोटली जो बात करी वो किस पे करी, वो करी लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। हमने अभी तक केवल फ्लोटिंग बारे में बात करी है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम मोस्ट ऑफ जो एनालिसिस पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मेटासेंट्रिक के लिए मेटासेंट्रिक हाइट कैसे निकालते हैं, वो टोटली ऑल ओवर द जो कंप्लीट जो हम एनालिसिस करेंगे वो फ्लोटिंग के लिए करेंगे। वो हम फ्लोटिंग के लिए करेंगे। और बात भी सच है, अगर आपका शिप है डूबा तो होगा नहीं, शिप तो फ्लोटिंग रहता है। कोई नाव है तो फ्लोटिंग रहता है, तो उसी का एनालिसिस हम पढ़ते हैं। बट हाँ, ये बात सच है कि हमको जानकारी होनी चाहिए दोनों की। तो हमने सबसे पहले आपको बहुत ही डिटेल में आपको कल ये बातें बताई कि लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। उसमें सबसे पहले मैंने आपको लीनियर स्टेबिलिटी की बात करी कि किसी बॉडी में अगर आप लीनियरली कोई अगर आप ऊपर से एक्शन करते हैं या कोई स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो इसको बैलेंस कर सकता है। उसके बाद आपने देखा रोटेशनल स्टेबिलिटी, इसको आपने एक लीनियर एक एंगुलर एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, जिसके आपने देखा कि एक रिस्टोरिंग कपल जो लगेगा वो रिस्टोरिंग कपल एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो ये बचा देगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज लगेगा तो वो अनस्टेबल करेगा। कहने का मतलब है इसमें कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने देखा कि इस दौरान स्टेबल इक्विलिब्रियम तब देखने को मिलता है जब आपका एम नीचे होगा, जी ऊपर, एम क्या होगा, जी बिलो द एम। आप सीधे सीधे कहें एम ऊपर होगा, जी नीचे। हमने देखा यहाँ पर एक रिस्टोरिंग कपल, एक कपल जनरेट हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज का, जो कि इसको जिसको काउंटर बैलेंस करवाएगा, और यहाँ पर बिल्कुल हमारी ये बैलेंस बनी रहेगी बॉडी। मतलब ये हिल तो जाएगा एक्शन की वजह से, लेकिन ये फिर से वापस अपने पोजिशन पर आ जाएगा इस काउंटर क्लॉक कपल से, इस रिस्टोरिंग कपल से। इसको बोला जाता है रिस्टोरिंग कपल दोस्तों, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग कपल। एक सेकेंड ना, चलिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जीएम जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, बारे में तो मैं आपके बताऊंगा ही आपको। उसके बाद हमने देखा था कि भैया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा अरेंजमेंट आप करोगे, हो सकता है कि आप नीचे ऊपर की साइड वेट ऊपर करो ज्यादा, मतलब कि जो शिप है या कोई मेंबर है, बॉडी है जो पानी में आप फ्लोटिंग कर रहे हैं, उसका वेट ऊपर की साइड ज्यादा हो। ऊपर लोहा लगा दिया, नीचे लकड़ी लगा दी, तो जी ऊपर की साइड हो जाएगा। इस दौरान आप देख रहे हैं कि मेटासेंट्रिक नीचे आता है, जिस वजह से रिस्टोरिंग कपल वो क्लॉकवाइज ही लगता है और ये और ज्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ पर नेगेटिव होगा जीएम, जी कोइंसाइड करेगा अगर आपके एम के साथ, तो यहाँ पर हम कहेंगे इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर जीएम का मान हमें 0 मिलेगा दोस्तों। तो ये बातें थी आपके लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी। और आज हम पढ़ेंगे लीनियर। हालांकि इसमें क्या चीजें आएंगी एग्जाम इंपॉर्टेंट व्यू से, हमारा वो वाला इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको फ्लोटिंग बॉडी का। लेकिन इसमें भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं बताएंगे। लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी, रोटेशनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ, लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, बताइए, बताओ। लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी। अब देखो जरा, सबमर्ज्ड बॉडी की बात करते हैं शुरू। इसमें भी अलग अलग कंडीशनें होंगी, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव में, क्या डिफरेंस रहेगा सबमर्ज वाले में और फ्लोटिंग बॉडी वाले में, वो मैं तो आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट सिचुएशन हम पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की।
स्टेबल बॉडी या स्टेबल इक्विलिब्रियम आप कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पहली सिचुएशन है दोस्तों स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ आएगा। सपोज दैट एग्जांपल के लिए आपने ये देखा, ये जो है पानी का लेवल है, ये वाटर सरफेस लेवल है, और भैया समर्स का मतलब तो आप समझते ही हैं कि कंप्लीटली अभी बॉडी इमर्स्ड होगी लिक्विड में। कंप्लीटली अगर ये वाटर है तो लिक्विड में इमर्स्ड होगी, कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ ऐसा बना दिया, ये कुछ ऐसा। हम्म? पहले आप रोटेशनल, पहले आप लीनियरली पढ़ रहे हैं, पहले रोटेशनली पढ़ रहे हैं, ये इसको बल्कि लिख दो आप, ये जो पढ़ रहे हैं ना आप। हाँ, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता। चलो एक काम करो आप, लीनियर और रोटेशनल दोनों पढ़ रहे हैं ना, चलो कोई नहीं, बाद में लिखा दूंगा उसको, कोई बात नहीं, घबराओ मत आप। वैसे क्या होता ना, इस वाले में लीनियर वाले का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा दूंगा वो लाइन। फिलहाल आप इस पे फोकस करो, जिस पर मैं फोकस करवा रहा हूँ आपको, ये है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हो आप, अरे ध्यान से फोकस कर रहे हैं दोस्तों तो दो ब्लॉक है, दो कहने का मतलब है ये हो सकता है कि मेटल है और ये लकड़ी का है। इधर आपने क्या लगाया है, ये हो सकता है कि दोस्तों ये वाला पोर्शन आपका लकड़ी का हो और ये मेटल का हो, ये क्या हो, मेटल का हो, स्टील स्टील का हो। अब मुझे बताओ कि भारी कौन है, मेटल है, मुझे बताओ भारी कौन है, मेटल है ऑब्वियसली, इतना तो आप समझदार हैं। लकड़ी हल्की है, अब जब जितना ज्यादा जो भारी होगा उसका उधर ही आपका वेट ज्यादा आएगा उस तरफ, कहने का मतलब मुझे बताओ यहाँ पर ध्यान से सोच समझ कर, यहाँ पर मुझे सोच समझ कर बताइए। चलो एक सेकंड ना। चलो, हमने कहा कि एक बॉडी है, इधर आपका नीचे मेटल है और ऊपर लकड़ी है। मुझे बताओ जिधर वेट किस तरफ मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ ज्यादा, मतलब किस तरफ की तरफ आएगा। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि टोटली कंबाइंड है, ऐसा नहीं कि लकड़ी का पार्ट अलग है और ये तो पानी में उड़ जाएगा ना, नहीं तो ये कंबाइंड कर रखा है। लेकिन भारी भारी जो पार्ट है वो वुडन नीचे है, भारी पार्ट लकड़ी मेटल का, ऊपर लकड़ी है। इससे क्या होगा दोस्तों, अभी खराब है ये सही है देखते हैं अभी। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम देखते हैं कि जी तो यहां रहेगा जी, मतलब कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस दौरान आपका यहां पर रहेगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां पर इधर इस ऊपर के पॉइंट पर ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ बायन्सी। समझ गए बात को, ये देखने को मिलता है। अगर कभी भी आपके सबमर्ज बॉडी के लिए बात की जाए तो उस दौरान आप कैसे पहचानोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जी शुड बी बिलो, जी शुड बी बिलो बी, बस यही फर्क रहता है। जिस प्रकार आपने वहां पर देखा फ्लोटिंग बॉडी के लिए आप एम और जी में कंपेयर करते हैं, आप समर्ज बॉडी के लिए एम और सॉरी जी और बी में कंपेयर करते हैं। ये दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, जहां पर टोटल फोर्स एक्ट करता है, बॉडी का टोटल वेट एक्ट कर रहा है, यहां पर बता रखा मैंने चीजें पहले। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ बायन्सी की, तो सेंटर ऑफ बायन्सी पर टोटल बाइंड फोर्स लगता है, कहने का मतलब हम कहते हैं ये तुम्हारा बाइंड फोर्स है, या सेंटर ऑफ बायन्सी है, इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ बायन्सी, सेंटर ऑफ बायन्सी।
एक तरफ हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक तरफ हो गया सेंटर ऑफ बायंसी दोस्तों। और आपने देखा क्योंकि वेट आपने नीचे की तरफ ज्यादा रखा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे खिसकेगा। और ये आपको एग्जांपल मैंने बता दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम को। हमेशा इस तरह से जब आप अरेंजमेंट देखोगे तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा सबमर्ज बॉडी के लिए। लेकिन अनस्टेबल में क्या देखोगे आप, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, ये बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर हेडिंग आप डाल सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर हेडिंग बना दे गया। एक काम करो यहीं पर बना देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सी के ऊपर अब ठीक रहेगा, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं हेडिंग में। हम पढ़ रहे हैं पहले रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हमने लीनियर, ये क्या पढ़ा हमने पहले पता लगा आपको। यहां पर क्या होगा दोस्तों, इस दौरान आपका जब आप इसमें फोर्स लगाओगे, इसमें क्या होगा ना, जब आप इसमें फोर्स लगाओगे ना, मतलब एक कपल दोगे, ये आपका बॉडी था, इसमें एक कपल दोगे आप, ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसा दे दिया, ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये जाएगा आपका ऐसा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। ये पॉइंट आपका जो बी वाला पॉइंट है यहाँ पर, बी वाला पॉइंट आपका इधर है, और जी वाला पॉइंट आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका टोटल वेट लगेगा और यहाँ पर बाइंड फोर्स लगेगा ही, एफ बी, है ना। कहने का मतलब अगर मैं आपको किसी हॉरिजॉन्टल से बताऊं, मतलब कि यहाँ पर बाइंड फोर्स लग रहा है इससे, और इससे एंगल की बात करो मैं थीटा, तो एंगुलर रोटेशन दिया है, कहने का मतलब है इस दौरान आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिया था। और कपल कैसे जनरेट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो कपल कैसे जनरेट हो रहा है, आप खुद बताओ ना, अब इतनी तो बात आप समझ ही चुके हो। तो ये आपका कपल ऐसे हो रहा है, रिस्टोरिंग कपल अगर आप देखें इसमें, रिस्टोरिंग कपल अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज हो रहा है क्या, या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है सर, क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, यही वजह है ना। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, पहली बात तो मैंने हेडिंग क्या डाला है, रोटेशनल, अब समझ आ गया होगा हम पढ़ क्या रहे हैं, रोटेशनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, पहले हम रोटेशनल स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं सबमर्ज बॉडी के लिए, फिर हम लीनियर स्टेबिलिटी देखेंगे। इसमें पहला कंडीशन हमने देखा, फर्स्ट वन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखना कि ये तुम्हारा बॉडी था आपका, ये कोई मेंबर था आपका इस तरह से, बल्कि ऐसे नहीं करते, ऊपर मेटल रखा, ऊपर वुड रखा, नीचे मेटल रखा, हमने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, अगर आप ध्यान से देखें तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया क्लॉकवाइज ही, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ही। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप देखो बाइंड फोर्स तो इस पॉइंट पर, जो बायंसी पॉइंट से लगेगा अपवर्ड लगेगा, ऑब्वियसली वो तो ऊपर लगता है। ये इस पर मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये मैंने हटकंडे सब बता रखे हैं, इसलिए फालतू का समय देने का ज्यादा जरूरत नहीं है। वेट नीचे लगेगा तो आप देख रहे हैं कि एक डिस्टेंस यहाँ पर लगेगा यार, ऐसे और ऐसे एक डिस्टेंस हो रहा है ना, तो इसके कारण एक आपका कपल लग रहा है कि ऐसा, नहीं ये डाउनवर्ड है, ये तो डाउनवर्ड है ना वेट, तो ये एक ऐसा कपल लग रहा है कि रिस्टोरिंग कपल, तो ये क्या करेगा, इसको बैलेंस करा देगा दोस्तों। भाई एक्शन ऐसा हो रहा है और रिएक्शन इसके लिए ऐसा हो जाए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तभी तो रिस्टोरिंग हो रहा है, और जब रिस्टोरिंग हो रहा है मतलब कि जब बैलेंस कर रहा है तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, कहने का मतलब है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, सभी हम रोटेशनल के लिए पढ़ रहे हैं अभी, दूसरा कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप क्या देखोगे दोस्तों, ध्यान से देखना, और पढ़ हम समर्स के लिए ही रहे हैं, बता दूं आपको समर्स के लिए पढ़ रहे हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले आप बना दें, बॉडी को बना दो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपने क्या करा कि ये लेवल है आपका वाटर का, लिक्विड का, यहाँ पर आप पहले बॉडी बना दो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, भाई सबमर्ज है तो भाई ये बात तो हमको समझाने की अब जरूरत है ही नहीं कि लिक्विड के नीचे ही होगा, डेप्थ में एम्बेडेड होगा, ये कुछ ऐसा बना दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर बल्कि मैं आपको थोड़ा फिगर उल्टा कर देता हूँ और समझ आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये जो मुंडी है
ऊपर करवा दी मैंने अभी। ऊपर मुंडी करवाने का मतलब है दोस्तों कि मैंने क्या किया ना, ऊपर वाले पोर्शन में मैंने लोहा को लगा दिया, ऊपर वाले में मैंने लोहा लगा दिया, लोहा, मेटल। और अगर नीचे मैंने क्या कर दिया, लकड़ी लगा दिया, सपोज दैट कर दिया मैंने ऐसे। तो भैया आपको ये बात तो पता है कि जी तो ऊपर ही जाएगा, ये बात तो सच है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधर ज्यादा वेट होता है उस तरफ रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका इसके नीचे आ जाएगा। फिर कहने का मतलब है दोस्तों, अब इसमें मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, इसमें मैंने फिर से वही मूवमेंट करा है, इसमें ऐसे ही एक आप एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दो, कैसे जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये आपका ऐसे तो जाएगा यार, है ना, ऐसे तो जाएगा। ये तो हमने कहा यहाँ पर आपका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इधर तुम्हारा बायोन फोर्स। भाई जी पर आपका टोटल वेट तो नीचे ही लगेगा और बाइंड फोर्स आपका ये लगेगा यहाँ पर जी पे, टोटल वेट आपका डाउनवर्ड लगेगा, जबकि यहाँ पर आपका बाइंड फोर्स एफ बी ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे है ना, लगेगा ही नहीं लगेगा? हुँ? बिल्कुल लगेगा सर, लगेगा, है ना। यहाँ पर मुझे बताइए कपल कैसे लग रहा है, यहाँ पर मुझे कपल बताइए, कपल कैसे जनरेट हो रहा है? ये जो एंगल होगा आपका ये थीटा होगा, अभी मुझे बताइए, ये थीटा एंगल है, मुझे बताओ क्या हो रहा है? अरे अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा, तो टोटल वेट नीचे लगेगा, अब बाइंड फोर्स आपका एफ बी ऐसे लगेगा, घुमाएगा कैसे, ऐसा घुमाएगा ये। भाई अब आप खुद देखो दोस्तों, खुद देखो दोस्तों, यहाँ पर एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने दिया एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग कपल मिल रहा है, अगर यहाँ पर आप देखें रिस्टोरिंग कपल, रिस्टोरिंग कपल क्या मिल रहा है? तो रिस्टोरिंग कपल भी आपका क्लॉकवाइज मिल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इसी को बोला जाता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि सर ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो और ज्यादा पलट जाएगा। कहने का मतलब है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हमने ये सीखा यहाँ से कि कभी भी अगर जी आपका ऊपर होगा बी से, व्हेन जी, व्हेन जी इज अबव दी बी, और वहां पर क्या था, जी तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, बी बायंसी पॉइंट, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, व्हेन जी इज बिलो दी बी, व्हेन जी शुड बी बिलो द बी, ये होना भी चाहिए, ऐसा हम चाहेंगे भी। और ये कब होता है ये कंडीशन अनस्टेबल, व्हेन जी इज अबव द बी, बी के ऊपर जब होगा। समझ के बात को, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर, फर्स्ट थर्ड कंडीशन, अब है न्यूट्रल वाली कंडीशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम सारी की जितने भी बातें कर रहा हूं मैं अभी, वो सब सबमर्ज बॉडी के लिए कर रहा हूं, और ये रोटेशनल स्टेबिलिटी फॉर सबमर्ज बॉडी कर रहा हूं, मैं बता दूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो चलिए फिर से हम बात करते हैं यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सिचुएशन को समझो। हमने एक कोई ऐसा बॉडी हमने देखा, जैसे कि कोई सर्कुलर बॉडी है, इसमें तो भैया सर्कुलर बॉडी, इसमें जी बी का कोई टेंशन नहीं है, इसमें जी भी होगा इसी पॉइंट पर, बी भी होगा इसी पॉइंट पर। कहने का मतलब है जी और बी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। कहने का मतलब है जी और बी क्या होंगे, सेम लोकेशन पर होंगे, जी एंड बी विल बी इन सेम लोकेशन, दोनों सेम लोकेशन पर हैं। कहने का मतलब बी कोइंसाइड विद बी जी, तो भैया इसको कहेंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
चले ये समझे बात को। अब आपके दिमाग में एक चीज रह रहा होगा कि सर रोटेशनल तो आपने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे हमने रोटेशनल देखे, सारे के सारे मैंने हेडिंग बना ही दिया था। ये देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हेडिंग ये बना ही दिया था। मतलब पहला पार्ट आपका यही हो रहा है इसका, रोटेशनल स्टेबिलिटी वाला। तो रोटेशनल स्टेबिलिटी फॉर द सबमर्ज बॉडी, स्टेबल कंडीशन देखा, अनस्टेबल देखी कंडीशन और न्यूट्रल देखी। लेकिन अब बात आती है बी वाली कंडीशन। बी, बी क्या होगी सर? लीनियर स्टेबिलिटी होगी पहली बात तो, लीनियर स्टेबिलिटी, इसकी बात कर रहा हूं लीनियर स्टेबिलिटी की, लीनियर स्टेबिलिटी फॉर सबमर्ज बॉडी भी लिख दे। अब देखिएगा सबमर्ज बॉडी में आपको टेंशन लेने ही नहीं है यार, टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि इसमें एक ही सिचुएशन आती है, क्योंकि लीनियर स्टेबिलिटी का मतलब है, पहली बात तो ये लीनियरली है, लीनियर पहली बात तो सॉरी सबमर्ज है और लीनियरली है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है, देखो फिगर को समझो, मतलब कि कहानी को समझो, कोई बॉडी है इसको लीनियरली डुबो देते हैं आप। अभी क्या हो रहा था कि आपके रोटेशनल ऐसे मिल रहे थे, ऐसे मिल रहे थे, वो अलग अलग बात है ना। अभी आप लीनियरली डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये बॉडी यहां पर रखो, ये बॉडी आप यहां पर करो, यहां पर करो, यहां पर करो, तो आपका जहां पर भी आप करो, कहीं पर भी आप करो, किसी में भी, किसी भी पॉइंट पर आप किसको डुबो दो, तो आप क्या देखेंगे, हमेशा एक ही सिचुएशन देखेंगे कि सर बी और जी दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम बात करेंगे लीनियर स्टेबिलिटी फॉर द सबमर्ज बॉडी, तो आपने ये फील कर दिया होगा कि ये तो सर उसी कंडीशन की तरह मिल रहा है जो कि आपने जस्ट पहले पढ़ा है। कहने का मतलब है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम फॉर रोटेशनल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग बॉडी है क्या, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम फॉर रोटेशनल बॉडी है क्या, रोटेशनल बॉडी है ना ये, लेकिन रोटेशनल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम फॉर रोटेशनल वाला कंडीशन है ना। मुझे बता समझ आया कि नहीं आया, उसी की तरह है ना ये। तो इसीलिए दोस्तों एक लाइन में बस लिखूंगा इसमें, सबमर्ज बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जब हम सबमर्ज बॉडी का लीनियर स्टेबिलिटी देखते हैं वो और कुछ नहीं है, हमारा सीधे सीधे लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला है ना, वो वैसे ही रहेगा। कहने का मतलब है सबमर्ज्ड बॉडी, लिख देता हूं मैं, सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज, एक सेकंड एक सेकंड, जरा, ठीक है। तो समर बॉडी आपका लीनियर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, समर बॉडी इज इन, इज इन समर बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा। समर बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या, अगेंस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नहीं समझे, यही है बस इसका लाइन। और मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप समझ नहीं रहे हो तो आपकी गलती है, इस पर फोकस करो, ये मेरी गलती नहीं है भाई। कैसे, देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको जस्ट पहले ही समझाया है कि समर्थ बॉडी जब आपका है तो जब आप कितना भी डुबा दो उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट दो, ये कहा है ना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब आप देते हो ये है पानी, है ना। अब जब आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब भी देते हो, ये है तुम्हारा, जितना भी देता हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या देखते हैं कि जो समर्थ बॉडी रहेगा वो हमेशा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहेगा, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपका जो फ्लोटिंग बॉडी वाला है वो ये इसकी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब जी और बी दोनों आपके सेम लोकेशन पे होंगे इस कहानी में भी। समझिए बात को, समझे बात को, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम फिर से याद दिलाते हैं दोस्तों, इतनी बातें अगर आपकी हो चुकी हैं मुझे बताइए,
इतनी बातें अगर आपकी हो चुकी है कि अब मुझे आज का जो ये एपिसोड था, आपको सबसे पहले ये जो बेसिक बातें हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि समर्थ बॉडी है तो कब स्टेबल होगा, तो आप बोलोगे सर जी बिलो द बी, याद हो गया, बी से कंपेयर कराना है। अनस्टेबल सर जी अबव द बी, सर जी कोइंसाइड विद द बी। तो ये आपका समर्थ बॉडी के लिए हो गया, रोटेशनल का भी। और अगर आपसे कभी लीनियर के लिए बोला जाए तो सर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरह ही होता है, कहने वाला वही कंडीशन मिलेगी। लेकिन अब मेरा जो एक्चुअल जो तरीका है, मतलब कि एक्चुअली जो मुझे बताना था, जो मेरा टोटली बायोन्सी और फ्लोटेशन का जो चैप्टर बेस्ड है, वो आपका फ्लोटिंग बॉडी के लिए है। कहने का मतलब सारी की सारी जो एनालिसिस होती है वो अभी तो हमने मोटे मोटे तौर पर समझा दिया आपको, लेकिन आगे जाकर सभी चीजें इसी पर जुड़ी हुई है, लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। कहने का मतलब है सारी की सारी कहानी जो है ना खासकर इससे जुड़ी हुई है, मेरी सारी की सारी चीजें जो है ना खासकर इससे जुड़ी हुई है। किससे? रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। क्योंकि यार कल ही हमने जो है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे कल मुझे, तो मैंने कल ही तो आपको डिस्कस किया था मेटासेंट्रिक पॉइंट, और कल ही मैंने आपको मेटासेंट्रिक हाइट भी आपको मतलब इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको मेटासेंट्रिक पॉइंट के बारे में भी दिखाया और मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में। लेकिन आप याद करो, क्या मैंने मेटासेंट्रिक पॉइंट और मेटासेंट्रिक हाइट क्या इसी केस में बताया था? रोटेशनल, याद आ रहा है कुछ? रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या इसी में बताया था क्या? मैं याद दिलाऊंगा, आप टेंशन न लो, क्योंकि याद दिलाना मुझे यहाँ पर बहुत जरूरी हो रहा है। ये जरूरी हो रहा है क्योंकि दोस्तों क्या करेंगे ना, इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा पहला इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हमने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया था। मैं फिर से नहीं बनाऊंगा फिगर, या फिर से बना दूं? चलो फिर से बना देता हूँ, एक फिगर बना देता हूँ जिससे कि याद रखोगे थोड़ा। एक फिगर मैंने ऐसा कुछ बनाया था, अगर आपको याद हो, है ना? ये तुम्हारा सेंट्रोइडल एक्सिस था दोस्तों, सेंट्रोइडल एक्सिस था। ये क्या था? तुम्हारा सेंट्रोइडल एक्सिस था दोस्तों, ना? ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस था। मैंने आपको कहा था कि ये पानी का लेवल ये है कुछ ऐसा, लो पानी का लेवल ये कुछ इस तरह से। हमने कहा था कि अगर ये तो तुम्हारा जी पॉइंट हो गया, ये हो गया जी पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा नया पॉइंट जो आपको बी मिला था इधर, जिसको आप बी डैश कह रहे थे, और इधर तुम्हारा बी पॉइंट था, बायन्सी पॉइंट, और इसी बी पॉइंट पे ही तो आपका एक फोर्स लग रहा था, न्यू पॉइंट जो मिला, एफ बी बाइंड फोर्स। और इधर ये जो बी पॉइंट था जब इंटरसेक्ट कर रहा था इस नॉर्मल एक्सिस को, इसको आप नॉर्मल एक्सिस कह रहे थे, इसको इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पर, इसी को तो हम कह रहे थे मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर इस सिचुएशन को, अब इस फिगर को देखेगा यहाँ पर, इस फिगर को, इस फिगर में आपने देखा कि सर ये जो जी पॉइंट है और ये एम पॉइंट है, जी पॉइंट पर टोटल वेट तो नीचे लगेगा और एम पॉइंट पर टोटल वेट आपका जो ऊपर अपवर्ड लगता है बाइंड फोर्स, यही है वजह एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग कपल लग रहा था। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। एक रिस्टोरिंग कपल लग रहा था जिसको हम कह रहे थे क्लॉकवाइज कपल, क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग कपल। इसी की वजह से, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट जो दिया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया था और उसके लिए आपका क्लॉकवाइज लग रहा है, ऐसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो बैलेंस हो गया ना, रिस्टोरिंग कपल लगा, इस वजह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया भाई। तो आपने क्या देखा, देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें सवाल ये आता है कि सर जीएम निकालना है, मेरे यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही है जीएम की, तो जीएम इज इक्वल टू आपको करना पड़ेगा बीएम माइनस बीजी। और क्योंकि दोस्तों बीएम आपका बड़ा है, कि बीएम बड़ा है और बीजी छोटा है, तो हमने जीएम को लिखा था कि जीएम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात हमने देखा कि सर हमेशा जी क्या होगा, इसमें बिलो दी एम होगा, जी बिलो दी एम, या एम अबव द जी, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है। यही कहा था क्या? ये कहा था कि नहीं कहा था? कहने का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये बात तो सच है ना कि बीएम क्या है, ग्रेटर देन बीजी है ना, इस केस में पॉजिटिव, इसीलिए तो वह है।
इतनी बातें तो मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, फिर भी तुम्हें पता नहीं लग रहा। ये बातें तो मैं दोबारा ही बता रहा हूँ। जब मैं बीएम और बीजी की बात करवा रहा हूँ अभी, मेटासेंट्रिक हाइट की मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, और चाहे तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। मेटासेंट्रिक पॉइंट एम, दिस इज द डिस्टेंस, sorry, metacentric point, this is the point point where bind force act bind force meet in the normal axis। ये बाइंड फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो मीट कर रहा है नॉर्मल एक्सिस को, इस नॉर्मल एक्सिस का मतलब है सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द बॉडी, वहां पर मीट कर रहा है। और जीएम क्या है? जीएम इज द मेटासेंट्रिक हाइट, दिस इज द distance between, this is the distance from the center of gravity of body to the metacentric height। भाई gm क्या है? this is the distance from the distance between the center of gravity of the body to the metacentric height। और metacentric height क्या है? this is the metacentric point, g से लेकर m तक की दूरी है आपका gm। समझ गए? चलो हटा दो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, अभी हमें आगे बढ़ना है, इस पे टेंशन ना लो। हमने कहा कि अनस्टेबल की बात किया जाए दोस्तों, तो अनस्टेबल में हमने यही बात तो देखी थी कल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने यही बात तो कल देखी थी। हम फ्लोटिंग की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। अनस्टेबल में हमने एक बात देखी थी कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपने कर दिया गलती से, है ना, और ये पानी का लेवल है और ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। हमने क्या देखा यहाँ पर कि G ऊपर हो रहा है, थोड़ा दिखा दो, इधर M हो गया, इधर आपका B डैश हो गया, और इधर आपका B हो गया, और ये जो B इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, ये B इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका बाइंड फोर्स लग रहा है FB। और आप सभी लोगों ने देखा कि सर ये G पॉइंट है और ये M पॉइंट है, G पॉइंट पर नीचे लगेगा वेट और यहाँ पर अपर लग रहा है। कहने का मतलब आप सिचुएशन को समझिएगा, यहाँ पर आपका W नीचे लगा और बाइंड वेट आपका FB ऐसा लगा, लेकिन ये बॉडी पहले तो ऐसी थी ना, इस पे ऐसी तो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसे लगाया था, और आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे ही फिर इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज ही आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, और क्लॉकवाइज ही इसमें जो है रिस्टोरिंग कपल आ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज लिख दो इसको भाई, गलती लिख दी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग कपल, ठीक है, तभी तो स्टेबल हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा था, रिस्टोरिंग कपल इसको कहा जाता है। रिस्टोरिंग कपल कैसे लगा दोस्तों? सर ये एंटी क्लॉकवाइज लगा, क्या लगा? एंटी क्लॉकवाइज लगा। दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं जीएम की। जीएम इज इक्वल टू होगा अगेन बीएम माइनस बीजी, और आप सब लोग जान रहे हैं कि सर बीएम जो है ना लेस देन बीजी है। भाई खुद देखो आप, बीजी बड़ी है कि नहीं है, बीजी डिस्टेंस, जीएम छोटा है, तो भैया आप जीएम जब छोटा सॉरी बीएम जब छोटा देख रहे हैं तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो 100% जीएम क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और आपने क्या पाया यहाँ पर कि सर इस केस में, अनस्टेबल के केस में हमेशा आपका जी जो होगा अबव होगा, जी उसमें जी नीचे था, जी अबव दी एम। तो ये समझा आपने क्या कि नहीं? समझ गए बात को? नहीं समझे? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टेबल नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे सारी बातें हम कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक मोटे तौर पर जब आपको सिखा ही रहे हैं
तीनों का भी लिखा देते हैं, कौन सा भी जल्दी है। इक्विलिब्रियम, अब देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या देखने को, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको कहा था कि भैया सिचुएशन क्या हो रही थी कि दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, बताया था कि नहीं बताया था, दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, कहने का मतलब है जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी करोगे, दोनों पॉइंट सेम रहेंगे तो बी, ये देखो ना इस फिगर में ही देख लो, बी बी और एम भी सेम पॉइंट पे रहेंगे, सॉरी एम और जी दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, पिछली क्लास में बता रखा है, तो बी एम और बी जी दोनों माइनस बराबर हो जाएंगे, भाई बी एम क्या होगा इसमें, एम माइनस बी, बी एम क्या होगा इसमें, बराबर होगा बीजी के, और जब दोनों बराबर होंगे दोस्तों तो आप देखोगे कि सर यहाँ पर जीएम का वैल्यू तो जीरो मिल जाएगा, कहने का मतलब है जीएम यहाँ पर जीरो रहता है, और यहाँ पर आपको जी और एम दोनों बराबर मिलेंगे, एम एट जी, एम कोइंसाइड विद जी। तो चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेशन की दोस्तों, अब बात होती है कैलकुलेशन की, अब सवाल हो रहा है कैलकुलेशन का कि किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करोगे मेटासेंट्रिक हाइट का, हेडिंग बना देंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से है कैलकुलेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, कैलकुलेशन सीख रहे हैं दोस्तों मेटासेंट्रिक हाइट की, कैलकुलेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट, चलिए जी मेटासेंट्रिक हाइट की कैलकुलेशन को सीखते हैं विद्यार्थियों, मेटासेंट्रिक हाइट की कैलकुलेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, मैं पिछली क्लासों से ही, पिछले क्लास से भी लेकर आज भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेटासेंट्रिक हाइट का मतलब है जीएम, और जीएम इज इक्वल टू आपको बीएम माइनस बीजी ही करना है, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि बीएम कौन सी डिस्टेंस थी और बीजी कौन सी डिस्टेंस थी, तो मैंने फिर से रिवाइज करा दिया, इसीलिए कराया है, इसीलिए ही मैंने रिवाइज कराया है, ठीक है, इसीलिए मैंने रिवाइज किया है, ठीक है, समझ गए सारी की सारी बातें, सारी बातें समझ गए जब तक मैंने बताया आपको, बताओ। है? हाँ अब सवाल यह है कि सर बीएम क्या है और बीजी क्या है, कैसे निकालें, कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं, अब आज का टॉपिक जो है हमारा कैलकुलेशन का है, तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों कि जीएम को निकालने के लिए बीएम की जरूरत पड़ेगी और बीजी की जरूरत पड़ेगी, बीजी तो एक डिस्टेंस होगी, वो तो अब चलो हमें पता भी रहेगी, लेकिन सवाल है कि बीएम कैसे निकालें, अरे भैया हमने अभी जस्ट पहले वो डायग्राम कुछ ऐसा देखा था, कुछ ऐसा देखा था, देखो जरा ध्यान से, ऐसा आपको याद आ जाएगा अभी थोड़ा देर में, ये कुछ ऐसा देखा था, स्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेबल के लिए कहूंगा, स्टेबल में आपका यहाँ पर एम था, यहाँ पर जी था और यहाँ पर बी था, तो आप देख पा रहे हैं कि बी एम में से बी जी को माइनस कर दिया, क्योंकि हम तो स्टेबल ही चाहेंगे ना, तो स्टेबल को ही देखो, तो बी एम माइनस बी जी कर दिया जीएम निकालने के लिए, लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि जीएम निकालने का तरीका क्या है, जीएम निकालने के लिए, सॉरी बीएम निकालने का तरीका क्या है, बीएम इज इक्वल टू बहुत ही आसान तरीके से हम करते हैं आई अपॉन बी, और ऐसा इसलिए भी क्या होगा क्योंकि डिस्टेंस जो होता है आई की मैं बात करूं तो एम एम टू पावर 4 होता है, बी डी क्यूब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12 होता है, बी मीटर में रहा होगा, डी में मीटर की पावर 3 रहा होगा, तो ऊपर से हेड, ऊपर से यूनिट बन गई आपकी मीटर की पावर 4, है ना, मीटर की पावर 4, मीटर क्यूब, मीटर टू पावर 4 आई, ये होता है वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम होता है अभी बता रहा हूं, तो वॉल्यूम होता है मीटर टू पावर 3, तो मीटर टू पावर 3 और मीटर की पावर 4 काटोगे तो दोस्तों ये मीटर मिला के, इनडायरेक्टली हमने जो फॉर्मूला तैयार किया गलत नहीं किया है, इनडायरेक्टली जो हमने जो फॉर्मूला तैयार किया है कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट देखो आप मीटर टू पावर 4 या एमएम टू पावर 4 जो भी है, वॉल्यूम रहा होगा मीटर टू पावर 4, तो मीटर की पावर 3, तो कैंसिल आउट किया तो एक डिस्टेंस हमें मिला, और ऑब्वियसली बीजी एक डिस्टेंस ही तो है, जीएम कौन सी कोई बड़ी बात है, एक डिस्टेंस ही तो है, तो कहने का मतलब है दोस्तों हमें एक तरीका मिला, हमें एक तरीका मिला यहाँ से बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने का, और आज हमें पता भी लगा इस बात का ऐसा क्यों किया जाता है,
आई की बात करते हैं दोस्तों। ये आई क्या है दोस्तों? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई साहब, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन सवाल ये है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भैया आई के अबाउट भी होगा, वाई के अबाउट भी होगा, तो हमें लेना किसके अबाउट है? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हम जो लेते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लेते हैं, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे और डेप्थ पे जाएंगे हम टॉपिक में, सब समझ आता रहेगा आपको। अभी तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है, रोलिंग बताना है, पिचिंग बताना है, यॉविंग, यॉविंग वो सब बता दें, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं। अभी फिलहाल आप बस ये देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये वी क्या है? वॉल्यूम है जी, सिंपल सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। लेकिन क्या आपको मैंने एक दिन बताया था, क्या आपको याद है एक दिन मैंने बताया था कि सर उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा जितना कि किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इनसाइड होगा। कहने का मतलब मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर मैंने पहले भी तो कहा था कि मान लेते हैं कि बॉडी ऐसा है और यहां पर तक पानी में इतना डूबा है, तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस कराता था जितना इसका बॉडी पानी में है। तो कहने का मतलब आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी फ्लूइड। फ्लूइड कहो, लिक्विड कहो, जो भी आपका मतलब है, समझे बात को? बस इतना ही अभी आप जो है इतना ही सीखो, क्योंकि एक साथ जब सीखोगे आप तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझो, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें अब कॉन्सेप्ट है कि जीएम ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी भी शिप का, किसी भी वाटर मूवमेंट बॉडी, जो जिसमें वाटर में बॉडी कोई मूवमेंट कर रहा है, जहाज जैसा आप कह रहे हैं, बड़े बड़े शिप, तो वहां पर जीएम का बहुत बड़ा रोल है और आई का भी बहुत बड़ा बड़ा रोल है। दो फैक्टर आते हैं, एक आता है स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनो, एक फैक्टर आता है स्टेबिलिटी और एक आता है दोस्तों कंफर्ट। दो फैक्टर आते हैं, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। एक आता है स्टेबिलिटी और एक आता है कंफर्ट। स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजाइन किए जाते हैं वो कार्गो शिप किए जाते हैं, जो बैटल शिप होते हैं, बैटल जो जहाज होते हैं, लड़ाई झगड़े पे जाना है। कहने का मतलब उन पर अगर कोई अटैक्स हो भी रहे हैं तो कम से कम उनकी स्टेबिलिटी बने रहे, उनके मूवमेंट होने से भी, मूवमेंट भी हो रहे हैं तो। लेकिन बात करते हैं हम किसी पैसेंजर शिप की, पैसेंजर शिप, क्रूज की बात करते हैं, पैसेंजर क्रूज की शिप की, तो वहां पर तो भैया स्टेबिलिटी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई स्टेबिलिटी आप डूब गए, ऐसा नहीं। लेकिन उनमें सबसे जो मतलब कि दोनों को प्राइम में रखा जाएगा, स्टेबिलिटी और उससे भी ज्यादा दोस्तों स्टेबिलिटी तो चाहिए, साथ ही साथ कंफर्ट भी। तो वहां पर एक कंफर्ट और स्टेबिलिटी दोनों चीज चाहिए, तो वहां पर हमारा टाइम एक फैक्टर और जुड़ेगा, टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन। दोस्तों टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन देखो, मैं आपको बताता हूँ टाइम ऑक्सीलेशन का क्या रोल यहां पर रहेगा। मैं बताता हूँ आपको, एक फिगर के माध्यम से बताता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से। देखो ये जहाज है, इसमें लहर आया, एक लहर आया, तो ये इस ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मतलब कि एक जगह से देखो, पहले यहां से आया और ऐसे और ऐसे और फिर ये वापस आ गया है। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन। उसने ऑक्सीलेट होने में कितना समय लगाया, वो ये टाइम ऑक्सीलेशन। अब बताओ, अगर टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन पीरियड कम है, अब मैं आपसे पूछता हूं टाइम ऑक्सीलेशन पीरियड क्या है, 1 सेकेंड है, तो ऐसा होगा, एक एक लहर का धक्का मारा जहाज पे, तो टाइम ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड हुआ। अब मैं कहता हूं कि टाइम ऑक्सीलेशन पीरियड सर, पहले तो 1 सेकेंड हुआ, तब टाइम ऑक्सीलेशन पीरियड सर 10 सेकेंड है, 1 और 10, तो ये क्या होगा, आराम से होगा। ये कंफर्ट हो गया, ये कंफर्ट हो गया ना, भी आराम से होगा, ज्यादा समय लगाया इसने, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों, टाइम पीरियड अगर जितना बढ़ेगा, टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन पीरियड बढ़ेगा तो उतना कंफर्ट बढ़ेगा, ये तो आप समझ गए। और टाइम ऑक्सीलेशन पीरियड मतलब रेंडमनेस बढ़ जाएगी, तो वो अनकंफर्ट हो जाएगा आपका शिप। उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों दूसरा जीएम से जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है उस पर तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में मैं आज डालना चाहता हूँ कि भाई हम दो प्राइम फैक्टर्स पर काम करते हैं, एक स्टेबिलिटी और दूसरा होता है कंफर्ट कंडीशन। और कार्गो शिप, पैसेंजर शिप, उन सभी के लिए हम बताएंगे भी, एग्जाम में भी आते हैं कि जीएम का कितना वैल्यू रखा जाता है, कितनी वो डिस्टेंस रखी जाती है, उस पर भी आप बात करेंगे। खैर, तो आज के एपिसोड को दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायंसी वाला, ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है दोस्तों।
समझ आया नहीं आया? ठीक है जी, बताइए यहाँ पर कोई समस्या हो किसी चीज में, पूछ सकते हैं आप। अगर किसी चीज के रिगार्डिंग अगर समस्या हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। और आगे अगला एपिसोड तो हमारा है ही बहुत ही बेहतरीन। हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए आज के एपिसोड को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।